नमस्ते बच्चों। अधिगम और परिपक्वता के बारे में हम पढ़ रहे थे और भाग 1 हम इसका पढ़ चुके हैं। अधिगम क्या है, परिपक्वता क्या है, दोनों में संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हम पिछला पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। विकास प्रतिमान के आधार के रूप में हमने परिपक्वता और अधिगम शुरू किया था बच्चों। परिपक्वता पढ़ लिया। परिपक्वता की परिभाषा भी हम समझ चुके थे कि एक स्वतः क्रिया है, स्वतः चलने वाली क्रिया है जिसके द्वारा जीव की संभाव्य क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। उसके बाद हमने अधिगम के बारे में पढ़ा कि अभ्यास के द्वारा जो हमारे कार्य करने के तरीके में या कार्य निष्पादन में परिवर्तन आता है वही अधिगम है। परिपक्वता और अधिगम में हमने अंतर पढ़ा और अंतर के बाद मैंने आप लोगों को दोनों में संबंध समझाया था। आज हम पढ़ रहे हैं सीखने की विधियां। किस किस विधि द्वारा व्यक्ति सीखता है। सीखने का क्षेत्र बच्चों बहुत व्यापक क्षेत्र है और बहुत ही कठिन है। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखना और उसके प्रति बालकों की जो प्रतिक्रिया होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। किसी एक चीज को सीखने के लिए हर बालक में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि 2 बच्चे हैं, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, लेकिन एक को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, एक को नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर रुचि प्रभावित कर रही है, क्योंकि क्या होता है सीखने के लिए जो प्रतिक्रियाएं होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखना चाहता है, कोई किसी को नहीं सीखना चाहता है। इसलिए एक ही कार्य को विभिन्न बालक अलग अलग विधियों से भी सीखते हैं, क्योंकि किसी को कोई सी विधि से समझना आता है, किसी को किसी और विधि से समझना आता है। एक जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे करते करते बड़े कार्यों को भी सीख लेता है। और प्रमुख रूप से जो सीखने की विधियां हैं उसमें प्रथम है प्रयत्न तथा भूल विधि। बच्चों इस विधि में न केवल बालक प्रयत्न तथा भूल करते हुए सीखता है, बल्कि वह प्रयत्न व भूल करने के साथ ही सफलता का भी अनुभव करता है। जैसे कि थोड़ा सा कुछ प्रयास किया, फिर थोड़ा सा कुछ आया, लेकिन फिर बिगड़ा, तो प्रयत्न भी किया उसने और उसको साथ में उसने सीखा भी, और सीखने के साथ में, प्रयत्न के साथ में उसको सफलता भी मिलती है। तो दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं और इसी के द्वारा अच्छी विधियों को वो अपना देता है, गलत विधियों को त्याग देता है, जिससे उसको सीखना आसान लगता है और जिससे वो जल्दी सीखता है, वो विधि को अपनाने लग जाता है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि बार बार गलतियां करके वो नई चीज़ों को सीखता है, नई बातों को सीखता है, नए व्यवहार को सीखता है और उसे गलती में से ही बच्चों रास्ता मिलता है। ये तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा बच्चों, हम पहले कोई काम शुरू करते हैं, फिर गलत करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें अगली बार ऐसा नहीं करना है जिस वजह से कि वो गलती हुई है। तो गलती में से ही नए रास्ते मिलते हैं और उसके सामने लक्ष्य या उद्देश्य रहता है, तो वह उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बच्चों वैसे जो ये प्रयत्न और भूल विधि है वास्तव में कठिन समस्या के समय ही अपनाई जाती है, क्योंकि इस समय उसको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। जब हम कोई चीज़ बिल्कुल नहीं जानते हैं ना बच्चों, तभी हम प्रयत्न और भूल विधि से कुछ सीखते हैं, और तब जबकि हमें कोई सिखाने और समझाने वाला नहीं होता है, लेकिन हमें वो कार्य करना ज़रूरी होता है, तो हम प्रयत्न और भूल से सीखते हैं। ऐसे में बच्चे में निरंतर एक आशा रहती है कि समस्या का हल हो जाएगा। जब उसे थोड़ा सा उत्तर मिलता है, थोड़ा सा मार्ग दिखता है, तो उसे लगता है कि वो कार्य कर लेगा। जैसे कि विद्यालय में बालक जो भी लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है वो सभी प्रयत्न और भूल विधि से ही सीखता है, क्योंकि पहले उसे कुछ नहीं आता है। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है बच्चों, एक खड़ी लाइन करना सीखता है, फिर खड़ी लाइन करने के बाद वो वन बनाना सीखता है। तो धीरे धीरे प्रयत्न से और सुधार से और भूल से वो नई चीज़ों को सीखता है। दूसरी विधि है अनुकरण विधि।
बालकों को सीखने में बच्चों अनुकरण विधि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों कभी कोई बच्चा अनुकरण नहीं करे ना तो वो बहुत सारे ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाता है। जब आप किचन में होते हैं तब आप क्या करते हैं? अपनी मदर को काम करते हुए देखते हैं। तो जब देखते हैं तो आपको पता होता है कि कोई सा काम वो कैसे करते हैं और हमें कैसे करना है। फिर जब कभी अगली बार वो आप अकेले होंगे तो आप क्या करते हैं? आप ये सोचते हैं कि वो उन्होंने कैसे किया था, उनको देख कर के आपने काम करना सीखा। तो ये सीखने की सबसे सरल विधि है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं और देख करके वैसा ही कार्य करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रयत्न और भूल से बच जाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है बच्चों? गलतियों की संभावना ही नहीं रहती है, क्योंकि आपके सामने बना बनाया स्वरूप है। आप अपनी मदर को चपाती बेलते हुए देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कब बेलन उठाती हैं, कब उसको पलोथन में लगाती हैं, कब क्या करती हैं। आपने देखा और सीखा, तो भूल के चांसेस इसमें कम रहते हैं। लेकिन कार्य में परफेक्शन के लिए प्रयत्न आवश्यक होता है। तो इसमें क्या होता है? आपके सामने एक बना बनाया स्वरूप होता है और उसको देख करके सीख जाते हैं। तीसरी विधि होती है सूझ के द्वारा सीखना। इसका ये मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार का निरंतर कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि समस्या सामने आई और उसका हल तुरंत ही होने लगता है या अपने आप होने लगता है। पुरानी वस्तु हमें नई शक्ल में दिखाई देने लगती है। बच्चों, इस विधि में क्या होता है? किसी प्रकार के हाथ की चतुराई नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि काम आती है। व्यक्ति के अंदर जो उसकी अंतर्दृष्टि होती है ना बच्चों, वो किसी चीज को सीखने में काम आती है। बालकों के सीखने से सूझ विधि नहीं के बराबर ही जनरली प्रयोग में आती है, क्योंकि यह उम्र के साथ सूझ बढ़ती है और जैसे जैसे सूझ बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है। कहलूर ने इसमें कहा है कि मानव अनेक क्रियाओं को सूझ विधि के द्वारा ही सीखता है। सूझ या हम कहें अंतर्दृष्टि अपने पूर्व अनुभवों से पैदा होती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है बच्चों कि जो अनुभव हो ना वो सूझ जिससे हमने अनुभव लिया है वैसी ही हो। नहीं, अनुभव वालों की सूझ से भी कई बार ये सूझ अधिक हो सकती है। जो ये सूझ हम प्राप्त करते हैं, इस ज्ञान का एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक उसी परिस्थिति में उसको लागू भी किया जा सकता है। यानी कि हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा व्यक्ति सीखता है, और जब अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है तो अंतर्दृष्टि में मुख्यतः दो पक्ष कार्य करते हैं। एक होता है समानीकरण, एक होता है अंतर। क्या तो इसमें समानताएं थी और क्या इसमें अंतर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सूझ द्वारा सीखना। एक होती है नियंत्रित प्रतिक्रिया विधि, निश्चित प्रतिक्रिया विधि या नियंत्रित प्रतिक्रिया विधि। बच्चों, इस विधि में क्या होता है? व्यक्ति काल्पनिक परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उस कार्य विशेष को सीख जाता है। यानी कि परिस्थितियों को उसने कहाँ देखा? कल्पना में देखा। कल्पना में देखा, कल्पना में ही उसके लिए सोचा, समझा और उस कार्य विशेष को सीख जाता है। यहाँ अनुभव से गत्यात्मक प्रतिक्रिया परिवर्तित हो जाती है। इसमें हम सभी काल्पनिक परिस्थितियों के बाद स्वयं ही प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों, बालकों की बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है, बचपन में परिस्थितियों से जुड़ जाती है, परिस्थितियों से प्रतिबद्ध हो जाती है, और ये जो प्रतिक्रियाएं होती है बड़े होने पर भी बनी रहती है। जैसे कि बचपन में अगर कोई बच्चा कभी पानी में गिर गया और उसको किसी तरह से बचा लिया जाता है, तो हो सकता है कि इस पानी से डरने की प्रतिक्रिया वो बाद में भी उस पर जारी रहे, उसमें बाद में भी असर बना रहे। तो प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्ति सरलता से सीख जाता है कि उसे कहाँ किस तरह से संभलना है। अब हम बात करते हैं संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि के बारे में। ये जो विधि होती है, इसमें नई प्रतिक्रिया को, जिससे कि हमारा पहले कभी कोई संबंध रहा ही नहीं है,
उससे बालक सीखता है। इसके द्वारा, अच्छे वातावरण के द्वारा, जैसे कि पाठशाला में नया वातावरण तैयार करके बच्चों को समझाया जा सकता है, अनुशासन की नींव डाली जा सकती है, बालकों को शिक्षा भी इसी प्रकार और अच्छी तरह से दी जा सकती है। इसमें संबंधीकरण का सहारा लेकर के अध्ययन कराया जाता है। इसे हम कहते हैं संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि द्वारा सीखना। एक होती है प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकों को बच्चा दिमाग में रखता है और तर्क से संबंधित करके समस्या का निवारण करता है। बच्चों, इसमें भी व्यक्ति क्या करता है, कल्पना का, विचार का और तर्क का सहारा लेता है। यहाँ पर दर्द गलत है, यहाँ पर तर्क आएगा, तर्क करके ही निर्णय लेता है। प्रतीक पर सांस्कृतिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रतीक स्वयं एक सांस्कृतिक तत्व होते हैं। किम्बाल यंग एक होम साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि प्रतीकात्मक सीखना सबसे जटिल लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सीखना है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों के, प्रतीकों को तार्किक ढंग से विश्लेषित किया जाता है और इस प्रकार का सीखना सबसे पहले हमारी मानसिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, जो हमें बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेने में, किसी चीज का चुनाव करने में और फिर विचारों एवं प्रत्ययों का निर्माण करने में और फिर तर्क करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार सीखना जो हुआ बच्चों, वो उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। वर्तमान की जो बच्चों शिक्षा पद्धति है, उसमें इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि बालकों को प्रतीक की सहायता से भी अच्छा बुरा, उचित अनुचित, लाभ हानि आदि के बारे में भली भांति से अवगत कराया जाए, क्योंकि बालक पर प्रतीकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रतीकों को वो किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ करके उस चीज को समझता है और फिर तर्क करके निर्णय लेता है। बच्चों, यहाँ पर ये गलत प्रिंट है, दर्द नहीं है, यहाँ पर आप इसे तर्क पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं आंशिक या पूर्ण रीति से सीखना। आंशिक को अपूर्ण भी कहा जाता है। आंशिक विधि में सामग्री को कई भागों में विभक्त करके बच्चा सीखता है और पूर्ण रूप से सीखने का अर्थ होता है कि सारी सामग्री को एक साथ रखना और एक साथ ही सीखना। बालकों के सीखने के लिए आंशिक विधि बच्चों बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बालकों की सारी सामग्री को एक साथ ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और इसमें बालक को संतोष होने के कारण उत्साह भी रहता है और वो थकान भी महसूस नहीं करता है। सीखने में हम एक साथ ही सारी सामग्री का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पूर्ण विधि कहते हैं। और कई बार सारी सामग्री को एक साथ सीखने से क्या होता है बच्चों, तारतम्य बना रहता है, आपस में कनेक्शन बना रहता है। अब हम बात करते हैं सक्रिय और निष्क्रिय विधि से सीखने की। जब व्यक्ति चेतन होकर के, यानी कि सोच समझ करके वह किसी कार्य को सीखता है तो उसे हम कहते हैं ये कार्य की कैसी विधि है, ये कार्य की सक्रिय विधि है। ठीक है। और जब व्यक्ति अचेतन रूप से, अर्थात बिना विशेष ध्यान दिए, बिना विशेष सूझबूझ के उस चीज को सीखता है तो उसे हम निष्क्रिय कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम अगर ऐसे वातावरण में रहें कि वहाँ बहुत अधिक शोरगुल होता है तो धीरे धीरे हम क्या होता है कि उस निष्क्रिय वातावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। वो शोरगुल हमें शोरगुल नहीं रखता। और जब कोई ऐसे वातावरण से आता है जो बहुत शांत वातावरण में रहता है तो उसे वहाँ बहुत शोरगुल फील होता है, वो ऐसा महसूस करता है, लेकिन हमें नहीं महसूस होता है। ठीक है ना। तो बच्चों, इस पर माता पिता का जैसे कि आदर करना, पढ़ना लिखना सीखना आदि सक्रिय और निष्क्रिय ही सीखने की क्रियाविधि होती है। तो ये हमने सीखी बच्चों सीखने की विधियां। सीखने के दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक होता है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और दूसरा होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। स्वाभाविक उत्तेजना से जब संबंध स्थापित हो जाता है और अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना की तरह जब प्रक्रिया करने लग जाएं, तो परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन या परिमार्जन होता है उसको संबद्ध प्रत्यावर्तन कहते हैं। कोई स्वाभाविक उत्तेजना से संबंध स्थापित हो जाए, ठीक है, लेकिन
अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जब हम स्वाभाविक उत्तेजना की तरह प्रक्रिया करें तो इसको हम कहते हैं संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक होता है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। जब कोई प्राणी या पशु कोई नवीन परिस्थिति समायोजन करने के लिए अनेक स्वाभाविक प्रक्रियाएं करता है जो प्रायः गलत होती है, और करते करते जब अचानक वह सही हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो ये दोनों हैं सीखने के सिद्धांत। अब है सीखने के मुख्य नियम। बच्चों, सीखने के कई नियम होते हैं और 3 इसके मुख्य नियम होते हैं। एक होता है तत्परता का नियम, एक होता है अभ्यास का नियम, और तीसरा होता है परिणाम का नियम, या इसे हम प्रभाव का नियम और संतोष का नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हों, कार्य करने के लिए तत्पर हों कि ये तो हमें आना ही चाहिए, तो हम बच्चों उस कार्य को शीघ्र सीख लेते हैं। और किसी भी समस्या को हल करने के लिए अगर हम प्रयत्नशील होते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, उसको सोशल स्टडी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये आप मानकर चलिए कि उसे सोशल स्टडी बहुत अच्छे से याद होगी और शीघ्रता से याद होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो उसको पढ़ने के लिए तत्पर है, कार्य करने के लिए तत्पर है, और इस कार्य में उसको आनंद और संतोष का अनुभव होता है, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि किसी चीज़ को सीखने की इच्छा नहीं होती, जैसे बच्चे को मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है और उसको कह दिया जाए कि वो सीखे, तो इसमें उसे असंतोष होता है, और असंतोष होने के कारण वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीखता है। थॉर्नडाइक ने इसे लॉ ऑफ यूज भी कहा है और लॉ ऑफ डिसयूज भी कहा है। ये हमने पढ़ा तत्परता का नियम। अब हम बात करते हैं अभ्यास के नियम की। बच्चों, अभ्यास का जो नियम है, जैसा कि हमने पहले बात की कि अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है। जब हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे बहुत सरलतापूर्वक सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना, शुरुआत में तो हमें साइकिल को पकड़ना ही नहीं आता है, उस पर चलना ही नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, शुरू में हैंडल बहुत घूमता है, हम गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अगर प्रतिदिन आप साइकिल चलाएंगे तो अभ्यास हो गया, तो आसानी से आप उस कार्य को कर सकते हैं। ये है दूसरा नियम, जिसे कि हम अभ्यास का नियम कहते हैं। तीसरा नियम बच्चों, जिसे हम परिणाम का नियम या प्रभाव का नियम भी कहते हैं, और इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य सीधा सा ये है, जिस कार्य को करने से हमें परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, तो उसके लिए, और जो परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, उससे हमें सुख और संतोष मिलता है, तो हम उस कार्य को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिणाम का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य को करने से हमें संतोष मिलता है, उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और जिस कार्य से असंतोष होता है तो संबंध कमजोर हो जाता है। तो बच्चों, ये 3 हमने मुख्य नियम पढ़े सीखने के। अब हम बात करेंगे सीखने के सहायक नियमों के बारे में। सीखने का सहायक नियम में सबसे पहला है बच्चों मनोवृत्ति का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति कहो या बच्चों इसे मनोवृत्ति कहो रहती है, हम उसी अनुपात में सीखते हैं। अगर हमारी मनोवृत्ति बहुत ही प्रतिकूल है तो हमें सीखने में बहुत बाधाएं आएगी, लेकिन अनुकूल है तो हम आसानी से सीख लेंगे। दूसरा नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। बच्चों, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं ना, तो हम उसके प्रति अलग अलग ढंग से अनुक्रियाएं करते हैं। कुछ तो हमें उस लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है, कुछ हमें उसे छोड़ देने पर मजबूर करती है, या फिर कई बार हम उसे भूल भी जाते हैं। तो बहुत सारी अनुक्रियाएं जब किसी एक चीज़ को सीखने में होती है तो उसे हम कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। और बच्चों, हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। बच्चों, थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाए
और एक एक भाग का समाधान दिया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता से समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन अगर वही उनके सामने बहुत बड़े रूप में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को वो एक बहुत बड़ी समस्या लगती है। तो सिखाने के लिए अगर छोटी छोटी समस्या और उनके छोटे छोटे हल सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। इसको कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। फिर होता है अनुरूपता का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या, नई समस्या आ जाए और वो अपने पूर्व अनुभवों और प्रयत्नों को स्मरण करे और तुलना करे कि कहीं इसका कोई मेल है या नहीं है, और उसके अनुसार जब वो क्रिया करता है ना बच्चों, और समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो बच्चा अनुरूपता का नियम फॉलो कर रहा है। इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्ष में स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे कि बच्चा अपने पूर्व स्मरण का प्रयोग कर सके। फिर हम बात करते हैं संबंधित परिवर्तन के नियम की। संबंधित परिवर्तन का नियम बच्चों, इस नियम को क्या कहते हैं? साहचर्य का नियम भी कहते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, मतलब क्षमता कहाँ है? व्यक्ति के अंदर है, तो उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहा, लेकिन क्या किया? परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया। और जैसे ही परिस्थिति में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के अंदर की क्षमताएं अपने आप जागृत हो जाती है। जैसे बच्चों, शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों और सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सके और सीख सके। तो बच्चों, हमने सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत और सीखने के सहायक नियम के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की। तो सीखना एवं अधिगम यानी कि एक ही बात है, और अधिगम और परिपक्वता के बारे में हमने अभी पढ़ा और आज हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।